पर मेन रोड को मुक्त कराने के लिए उन्होंने चुनौती दी। कहा कि सभी पर्व और त्योहारों पर एक समान व्यवहार होना चाहिए। मैं पूछता हूं, मेन रोड में छठ का बाजार क्या आप लगाने देंगे? तो रमजान, ईद और छठ पर इस वक्त ये बड़ा बयान सीपी सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा कि ईद पर रोड को मुक्त कराने की मैं आपको चुनौती देता हूं। सभी पर्व पर एक समान ही व्यवहार होना चाहिए। क्या छठ के मौके पर मेन रोड में आप छठ का बाजार लगाने की अनुमति देंगे? तो सीपी सिंह की तरफ से इस बड़े बयान के आने के बाद झारखंड की सियासत में उबाल साफ तौर पर अब नजर आएगी। ईद को लेकर उनकी तरफ से यह बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार आप ईद को लेकर करते हैं, क्या वैसे ही दूसरे पर्वों पर आपकी राय है? सदन में बाबूलाल मरांडी का बयान और सीएम रहते मैंने दिए थे निर्देश। ये बाबूलाल मरांडी ने कहा, मेन रोड में पूजा पंडाल या बाजार नहीं लगेगा। तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से बयान दिया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जब सीएम था तो मैंने सीएम रहते हुए ये निर्देश दिया हुआ था कि चाहे वो कोई भी पंडाल हो, बाजार हो, वो मेन रोड पर नहीं लगेंगे। सीएम से बाबूलाल मरांडी ने आग्रह किया, मेन रोड को ईद के बाजार से मुक्त कराएं। हमने अपने मुख्यमंत्री के काल में कभी कानून व्यवस्था से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री बने थे तो दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके और यहाँ के डीसी, एसपी और चीफ सेक्रेटरी और डीजी को मैंने कहा था, और हमने कहा था कि भाई अगला साल से जब इस रांची में दुर्गा पूजा होगी या रांची में ईद लोग मनाएंगे तो सड़कों पर बाजार भी नहीं लगेगा, सड़कों पर नमाज भी नहीं होगा और सड़क पर दुर्गा पूजा की पंडाल भी नहीं लगेगी। और इसलिए आज अगर आप देखेंगे दुर्गा पूजा का पंडाल भी मुख्य सड़क से बिल्कुल किनारे हो गया और पूजा के समय भी आप गाड़ी से आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन आज जो सुनकर के लगा कि फिर हाट लग रहा है, तो मुझे लगता है गलत हो रहा है। और हम मुख्यमंत्री यहाँ जी बैठे हुए हैं, हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि बिल्कुल जो मुख्य सड़क है उसको साफ करिए, आप लोगों को बिठा करके समझाइए, वो सबके लिए सार्वजनिक पथ है, इसलिए उसको आप क्लियर कराइए। और झारखंड विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां कार्रवाई के दौरान आपस में ही सत्ता पक्ष के एक विधायक और 2 मंत्री आपस में ही उलझ गए। सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि गोड्डा जिले में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है। इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गोड्डा को जल्द ही नर्सिंग कॉलेज की सौगात देने का भरोसा दिया। प्रदीप यादव और मंत्री इरफान अंसारी के सवाल जवाब पर मंत्री सुदिव्य कुमार टोका टोकी करते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में ऑब्जेक्टिव सवाल या जवाब होना चाहिए, कटाक्ष की भाषा नहीं होनी चाहिए। मंत्री सुदिव्य कुमार के इस कटाक्ष पर इरफान अंसारी ने ऐतराज जाहिर किया, जिस पर सुदिव्य कुमार ने भी पलटवार किया। सौगात की जरूरत नहीं है, कॉलेज बनके तैयार है, आपने स्वीकार भी किया है। प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है, भवन बनके तैयार है। हम पूछ रहे हैं कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना, इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है। चलिए माननीय मंत्री जी, सर कब से चालू कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज कब बना, हमसे अच्छा तो वही जानते हैं महोदय। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू हो? बताइए, कोई प्रश्न है महोदय, कब बना? आप बनवाए होंगे, से मतलब बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द इसको चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द। गोड्डा से मेरा से लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय, तो निश्चित तौर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़ें महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान बोलिए। पता नहीं क्यों यह प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए।
माननीय मंत्री जी, सर सोनू एक मिनट वो उतना काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय विधायक प्रदीप यादव जी पूछे कब खुलेंगे आप, कब खुलेंगे? खुल जाएगा मार्च के बाद, इतना बता दे, बता दीजिए। काफी है, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उनका सुझाव ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बोलिए। सर मेरा और प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदकते हैं महोदय, लेकिन चलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, नहीं कोई बात है, ये लोकाचार है। और लोकाचार में अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ उनसे महोदय, नहीं कर रहा, चलिए रोका जाना चाहिए। हो गया। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान आदिवासी संगठनों की तरफ से किया गया और इसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू है। बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी ने अबुआ आवास में आदिवासियों की नाराजगी को लेकर सरकार पर तंज कसा, जिस पर जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने सरहुल से पहले मामले को सुलझाने की उम्मीद जाहिर की। क्यों प्रायोजित करके बंद करेगा? सबसे बड़ी बात तो अबुआ सरकार है, इसमें तो आदिवासी को बंद करने का नौबत आना ही नहीं चाहिए। आदिवासी को तो गदगद रहना चाहिए कि मेरा सरकार है, पूर्ण बहुमत का सरकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब कब आदिवासी का कल्याण होगा? अब कब तक आदिवासी सड़क पर उतरते रहेंगे? इस बार भी अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास इस सरकार से हट रहा है। ब्रिज भी अबुआई है, सरना भी अबुआई है। देखिए, इस गतिरोध को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि गतिरोध कैसे समाप्त किया जाए। वार्ताएं चल रही है, सामाजिक संगठन भी वार्ता कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरहुल भी बनेगा और लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी। तो कल आदिवासी संगठनों का रांची बंद का आह्वान और बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सिरमटोली का रैंप हटाने की मांग हालांकि आदिवासी समुदाय की तरफ से की जा रही है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये मशाल जुलूस निकलने वाला और हंगामे के मद्देनजर सख्ती बढ़ती जाएगी। इसे लेकर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। बंद समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी प्रशासन ने की। तो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अगर लोग शांति भंग करेंगे तो सख्ती से जिला प्रशासन इससे निपटता नजर आएगा। रांची में राजभवन के पास झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया और महिला आरक्षण विधेयक, महिला सुरक्षा, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर धरना दिया गया, जिसके जरिए केंद्र की सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया गया और महिला विधेयक को पास करने के बाद लागू करने की भी मांग की गई। दिया जा रहा है जो आरक्षण का बिल पास किया गया उसको लागू करने को लेकर के, और खास करके उसमें विशेषकर जो पिछड़े वर्ग से महिलाएं आती हैं उनको भी आरक्षण देने के लिए मांग को लेकर के आज महिला कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से राजभवन के समक्ष जो धरना प्रदर्शन किया गया है, ये 3 सूत्रीय महत्वपूर्ण मांगे हैं। पहला, ओबीसी महिलाओं का आरक्षण, दूसरा महिला बिल जो पास हुआ है उसको लागू करने का, और तीसरा महिला सुरक्षा का। आरक्षण कोटा देना है, महिला सुरक्षा देना होगा और महिला विधेयक को जल्द से जल्द पारित करें, नहीं तो ये लाल रंग जो हम लोग पहन कर आए हैं ये प्रतीक है कि मोदी जी इस महिला आरक्षण में डेंजर जोन में आ गए हैं। अगर नहीं पारित करेंगे तो उनको उखाड़ कर फेंकने का भी हमका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हमलों पर जेडीयू के विधायक सरयू राय ने पलटवार किया। सरयू राय ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में साल 2005 के बाद 1000 गुना बेहतर काम किए गए हैं। सरयू राय ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपना समय भूल जाते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, तो 2005 से अब तक तो बिहार को इन्होंने आगे ही बढ़ाया है और 2005 में जो बिहार की स्थिति थी आज उससे 1000 गुना बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अपना समय लोग भूल जाते हैं। अब क्या प्लानिंग है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की अगले चुनाव के बारे में, उसको ध्यान में रखकर ही ये सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं।
तो झारखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है और चाईबासा में अचानक से तेज बारिश के साथ हुई बारिश ने जो तेज बारिश हुई उसने कोहराम मचा दिया। बारिश होने से कहीं पर बिजली के पोल उखड़ गए, जिससे रात भर शहर में बिजली की आपूर्ति ठप नजर आई। वहीं साई महोत्सव का पंडाल भी टूटकर धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से 9 लोग यहां पर चोटिल भी हुए। ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल शाम को तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई, जिसमें चाईबासा और चक्रधरपुर शहर में कई क्षति भी देखने को मिला। चाईबासा और चक्रधरपुर शहर में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से रात भर बिजली आपूर्ति ठप रही। आज सुबह से विद्युत कर्मी इसे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कल चाईबासा में साई महोत्सव के लिए जो पंडाल बनाया गया था वो भी आंधी से टूटकर गिर गया, जिसमें 9 लोग जख्मी भी हुए। और चक्रधरपुर में भी रेलवे क्षेत्र के आसपास कई क्षति देखने को मिली। पेड़ गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम का मिजाज आज सुबह से भी बदला हुआ है और सुबह से कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल छा रहे हैं, तो आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। तो गुमला में लगातार 2 दिन से बारिश के साथ ओलावृष्टि से तबाही का आलम है। कई लोगों के घरों की छत टूट चुकी है, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, वहीं खेत में लगी हुई फसल बर्बाद हो गई। ओले की चपेट में आने से कई लोग चोटिल भी हुए हैं। प्रभावित ग्रामीणों और किसानों ने अंचल प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और इसे जो क्षति होबे किया है, मकान में जो क्षति हुआ है वो देखने योग्य नहीं है। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इसका जल्द से जल्द निपटारा कर इसका मुआवजा दिलाया जाए। वहीं हजारीबाग में भी पिछले 2 दिनों से हो रही मौसम के बदलाव के बाद बारिश ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा रखी है। किसानों के गेहूं, सरसों के साथ सब्जी की फसल खराब होने की आशंका अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। परेशान किसानों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। क्षति हुआ है, जो खेत में फसल लगे हैं, गेहूं और सरसों जैसे फसल हैं, उनको नुकसान हुआ है। गेहूं के फसल सो गए हैं, गिर गए हैं। साथ में सुबह सुबह ओलावृष्टि भी हुई थी, तेज़ का आंधी तूफान चला है, उससे गेहूं का फसल काफ़ी बर्बाद हुआ है। और सरसों जो पक चुका था, खेत में था, वो झड़ा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस आफत की बारिश ने किसानों को कमर तोड़ने का काम किया है और बदलते मौसम से लोग और बच्चे बीमार हो। नुकसान है कि गेहूं अभी जो फसल लगा है वो पक गया है, वो कल ओला पड़ा, उसमें से बाल टूट टूट करके गिर रहा है। पानी खेत में जम गया है, उससे भी थोड़ा दिक्कत है। और टमाटर का खेती हुआ है, उसमें भी नुकसानी हो गया है। आम का मंजर सब टूट टूट करके गिर रहा है। हजारीबाग जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। बता दें कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, उसके साथ ही जो है ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों के द्वारा लगाई गई गेहूं और सरसों के अलावे अन्य जो फसल है वो बर्बाद हुए हैं। किसान बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत कर जो है वो फसल लगाया था, उसके बाद ओलावृष्टि और लगातार बारिश होने से तैयार फसल को जो है नुकसान पहुंचा है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो है जनजीवन भी अस्त व्यस्त देखने को मिला है। लोग जो है घरों से कम निकल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लगातार अचानक बारिश होने से जो मौसम में बदलाव हुआ है, एक तरीके से देखा जाए स्वास्थ्य के लिए भी जो है इससे एक बड़ा बुरा प्रभाव वो देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और रांची से बड़ी खबर, जहां बेमौसम बारिश पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। कृषि मंत्री ने आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की है। मांडर में नुकसान का आकलन भी शुरू कर दिया गया है। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए मंत्री की तरफ से। ओलावृष्टि और बरसात से फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। किसान भी राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और इसीलिए अब इस पर सरकार की गंभीरता भी नजर आ रही है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां स्कूल के कमरे में युवक के शव को बरामद किया गया है। गला रेत कर युवक की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। लापता युवक की तलाश परिजनों की तरफ से हो रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया और अपराधियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। मानगो उलीटी थाना क्षेत्र की
ये घटना बताई जाती है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 9:30 बजे तक घर वालों से बात हुई थी इसका, हम आ रहे तो बोले कि घर में आवाज़ तो नहीं आया। सुबह बाद में फिर कुछ देर के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सुबह जब खोजने के लिए निकला तो स्कूल जब खुली, स्कूल में जो अभी डेड बॉडी मिली है, स्कूल जब खुला तो यहाँ के स्कूल के लोगों को पता चला कि यहाँ स्कूल में लाश पड़ा हुआ है। तब यहाँ भीड़ जुटे के बाद में जब घर वाले लोग जब खोजने निकले थे वो देखे कि यहाँ पे अगर इतना भीड़ क्यों है, तब यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे उसका हत्या हो। और अब बात काले हीरे के आसमानी सफर की। जी हां, हजारीबाग के बड़कागांव से बानादाग रेल साइडिंग तक काले हीरे के आसमानी सफर की शुरुआत होने जा रही है। इसे लेकर एनटीपीसी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसे खदान से सीधे कोयला बानादाग कोल साइडिंग तक पहुंचाया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभिक महीने से ही हवाई कोयला कन्वेयर बेल्ट से भेजा जाएगा और एनटीपीसी बड़कागांव में कोयला का उत्पादन हो रहा है, जिससे देश के कई राज्यों तक ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला पहुंच रहा है। अब तक कोयला हाईवा ट्रक के जरिए बानादाग स्थित कोयला साइडिंग तक पहुंचाया जा रहा था। अब इस हवाई मार्ग कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे भेजा जाएगा। इस बात का कि पकरी बरवाडी से जो कोयला निकल रहा है और जो कोयला उस साइडिंग तक जाएगा वो कन्वेयर से जाएगा, कोल कन्वेयर से, और उस कन्वेयर की लंबाई करीब करीब 22 किलोमीटर है, जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट कन्वेयर है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये पूरा इनक्लोज्ड कन्वेयर है। आपने देखा होगा जो बेल्ट पूरे चारों तरफ से इनक्लोज्ड है। और मेन कारण ये है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है वो भी इस बात पे बहुत जोर देती है और दे रही है बल्कि कि जो भी हम कोयला प्रोड्यूस करें वो हमारे माइन से साइडिंग तक कन्वेयर से जाए, ताकि प्रदूषण जो है वो मिनिमम हो। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का